Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं, जिसके फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। फर्स्ट बुक का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मोंगेस मेथड का लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वहाँ दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मोंगेस मेथड। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं। मोंगेस मेथड के अंदर आपको 2 मेथड पढ़ना है, एक तो मोंगेस मेथड एंड एक और मोंगेस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या है, आपका ये चैप्टर 2 मेथड में ख़त्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इन 2 मेथड के बेसिस पर ही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोंगेस मेथड का। मोंगेस मेथड को करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए उसका एक पूरा वर्किंग रूल होता है। पहले मैं आपको वो वर्किंग रूल एक्सप्लेन करूँगी और उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो मोंगेस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, तो ये आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग पार्ट वाले पोर्शन में आता है। मतलब कि लॉन्ग का जो पोर्शन होता है उसमें आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मैं इसका वर्किंग रूल नोट कर देती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका पूरा वर्किंग रूल नोट कर दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसके वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, आर आर प्लस टी टी प्लस एस एस इक्वल्स टू वी, जिसमें एक कैपिटल है एंड एक स्मॉल आर है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी, और अगर नहीं है तो उसको पहले इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, इस फॉर्म में आपको बनाना होगा। ठीक है, सेकंड में आपको क्या करना है, पुटिंग स्मॉल आर इज इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स एंड टी इक्वल्स टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई। इट मीन्स जो आप इक्वेशन बना लेंगे या इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसमें आपको स्मॉल आर के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू रखनी है एंड स्मॉल टी के प्लेस पर आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है, बाकी आपको ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से निकलेंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। इन द गिवन इक्वेशन जो आपको गिवन होगी, एंड देन सेपरेट द टर्म्स कंटेनिंग एंड अदर टर्म्स। तब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे टर्म्स को और कंटेनिंग करेंगे एंड अदर टर्म्स, और अदर टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। मेक द मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन एंड सॉल्विंग फॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तब हम क्या बनाएंगे, मेक द मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। हम क्या बनाएंगे, मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन बनाएंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन करूंगी तब बताऊंगी कि मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन कैसे बनती है। एंड सॉल्विंग फॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स, और हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स के लिए। इसका भी हम अभी क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे कि इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। सॉल्विंग इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स फॉर पी एंड क्यू। अब हम इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स किसके लिए सॉल्व करेंगे, पी एंड क्यू के लिए। जब हम पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जब हम p और q की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, तो हम उसकी वैल्यू को, p और q की वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में, डी जेड इक्वल्स टू के p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, एंड देन इंटीग्रेट फॉर द फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से ये वर्किंग रूल समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, बड़ा छोटा सा लग रहा है देखने में, बट इसका सॉल्यूशन मतलब काफ़ी लेंदी है, अच्छा खासा क्वेश्चन ये लेंदी है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है r इक्वल्स टू के ए स्क्वायर टी, इसको हमको सॉल्व करना है मोंगेस मेथड का हेल्प करके। तो वहाँ पर लिख कर आएगा बाय यूजिंग मोंगेस मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारी 1 है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्मॉल, सबसे पहले इस इक्वेशन में देखते हैं, तो ये इक्वेशन है इस फॉर्म में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पुटिंग r इक्वल्स टू के दिस एंड t इक्वल्स टू के दिस। तो इट मीन्स है यहाँ पे इस इक्वेशन में r के प्लेस पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे ये पूरी, एंड देन t के प्लेस पर हम ये वाली पूरी वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि आपका r कितना है,
या आर की वैल्यू कितनी होती है, डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपको याद रखनी है, ये एक तरह से फॉर्मूला है आर और टी का, आप इसको याद कर लीजिए। टी की वैल्यू होती है डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई, ये आपको दोनों याद रखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आर इक्वल्स टू के ए स्क्वायर टी, यहाँ पर आपको पुट करनी है आर एंड टी की वैल्यू। ठीक है, सो पुट करते हैं आर के प्लेस पर ये पुट करना है डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज, एंड टी के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई। ये मैंने पुट कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, इस डी वाई को इधर भेज दूँगी और इस डी एक्स को इधर भेज दूँगी। अभी यहाँ पर आपका जो टर्म्स चल रहे हैं वो डिवाइड वाले टर्म्स चल रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपके टर्म्स हैं। अब मैं क्या करती हूँ, डी एक्स को इधर भेज देती हूँ, डी वाई को इधर भेज देती हूँ, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, डी एक्स को इधर भेज दिया एंड डी वाई को इधर भेजूंगी, डी वाई इसके साथ आएगा, डी पी के साथ डी वाई, डी पी के साथ डी वाई माइनस एस डी वाई है, एंड यहाँ पर एक और डी वाई जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई का स्क्वायर। क्लियर, इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज़ है। डी एक्स को जब मैं इधर भेज दूंगी तो ये डी क्यू डी एक्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अगेन इसके साथ, क्योंकि अंदर भी मल्टीप्लाई होगी, एस डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स ऑलरेडी है पहले से, तो डी एक्स का होल स्क्वायर। सो मैंने ये इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये डी पी ओवर डी वाई तो एज इट इज़ ही है, एंड ये इक्वल लग रहा है साइन, तो ये इधर आएगा ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म एज इट इज़ है एंड ये इक्वल्स टू के इधर आएगा, तो ये वाला टर्म माइनस का हो गया, माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। अब मैंने ये वाला टर्म क्यों लिखा पहले, आप ध्यान से देखिए, ये वाले टर्म में एंड ये वाले टर्म में एक चीज़ कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में एस कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में एस कॉमन है। सो मैंने क्या करा है, दोनों में से एस कॉमन ले लिया है, वो भी माइनस का। सो अंदर बचेगा, यहाँ से देखिए एस कॉमन लिया है तो बचेगा डी वाई का होल स्क्वायर, एंड ये इधर आएगा तो ये वाला माइनस का टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब मैंने यहाँ माइनस के कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी माइनस का आएगा। ए स्क्वायर एस कॉमन ले चुके हैं, डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म्स में एस कॉमन लिया है तो क्या रिमेन है, ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए आया है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बट जब माइनस के एस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का ही हो जाएगा दोबारा, इक्वल्स टू के 0। सो अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन बोली थी, मेक द मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। सो जिस इस फॉर्म को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। कैसे पहचान होती है कि मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन है, तो मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन में ऐसे होता है, जैसे डी पी डी वाई ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स और एक एस कॉमन लेना पड़ता है। जब तक हम एस को कॉमन नहीं लेते वो नॉर्मल इक्वेशन होती है, लेकिन जैसे हम एस को कॉमन ले लेते हैं कुछ टर्म्स में से तो वो मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन बन जाती है। सो ये हमने बना ली है मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। क्लियर, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं और उसको भी हम मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन बोल देते हैं। देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन बोलते हैं। सो इस वाली इक्वेशन को आप सबसे लास्ट में जो लिखिए बॉटम में, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है, ये वाला एस के साथ वाला नहीं, बाकी जो बचे हुए टर्म्स होते हैं उन सबको हम इक्वल्स टू के 0 रख सकते हैं। सो जैसे हम इन सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के 0 रखेंगे, क्या टर्म्स हैं हमारे, डी पी ओवर डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0, एंड देन जो एस के साथ वाला टर्म है, ये वाला एस नहीं लेना है, बस एस के जो साथ वाले टर्म है अंदर ब्रैकेट में वो लेना है, डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इन्हें हम बोलते हैं मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। इसे और इसे हम बोलेंगे मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। सो यहाँ पर हमने मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन भी बना ली है। इसको हम बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन, एंड देन इसको हम बोल देते हैं
थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बार बार बता रही हूँ, मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन। कभी कभी क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, आपको ये क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर और बोल दिया है मेक द मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन, तो आपको इस तरह से आर और टी की वैल्यू याद होनी चाहिए और क्वेश्चन में पुट कर दें, सॉल्व आउट करें, सिंपल, और यहाँ से हमने मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन फाइंड कर दी। तो इस तरह से भी छोटा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आंसर लाने के लिए। सो मैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड इसलिए सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का होल स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, फॉर्मूला लग रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। 8th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। सो हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी वाई प्लस ए डी एक्स एंड डी वाई माइनस ए डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए के प्लेस पर डी वाई है एंड बी के प्लेस पर ए डी एक्स है। सो यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं। इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, इसको इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 एंड इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0, डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0 हम रख सकते हैं, एंड डी वाई माइनस ए डी एक्स को भी हम इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 से जब मैं डी वाई की वैल्यू निकालूंगी तो ये वाला टर्म इक्वल्स टू की धर के जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का ए डी एक्स। तो यहाँ से मैंने डी वाई की वैल्यू फाइंड की ए डी एक्स। अब मैंने जब डी वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है ए डी एक्स, सो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। सो हम जाएंगे दोबारा मोंगेस इक्वेशंस पे, मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन पर जाएंगे। तो मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर सेकंड में डी वाई के प्लेस पर मैं ये ए डी एक्स सब्सटीट्यूट कर दूंगी। डी वाई के प्लेस पर क्या सब्सटीट्यूट करूंगी, ए डी एक्स। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं यहाँ पर नोट भी कर देती हूँ। सेकंड इक्वेशन है डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0। डी पी एज इट इज, डी वाई के प्लेस पर पुट कर दिया मैंने ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों, आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट्स में, इन दोनों टर्म्स में से इस वाले टर्म में ए डी एक्स है और इस वाले टर्म में भी ए डी एक्स है, तो ए डी एक्स मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ। सो अंदर बचेगा यहाँ पर डी पी माइनस के यहाँ पर एक ए एंड डी क्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये जो ए डी एक्स है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन होती है, एंड हम लिख सकते हैं इसको डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल्स टू 0। ये मुझे यहाँ से मिल गया। मैं कोशिश कर रही हूँ पी और क्यू की वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी हमने लिखा था सॉल्विंग इंटरमीडिएट इंटीग्रल फॉर पी एंड क्यू। सो मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ पी और क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाए। सो अब मैं क्या करती हूँ, इसका इंटीग्रेशन करती हूँ। सो यहाँ लिखूँगी ऑन इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी क्यू इक्वल्स टू 0। सो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी पी का इंटीग्रेशन पी माइनस ए कॉन्स्टेंट है बिकॉज, तो एज इट इज, एंड डी क्यू का क्यू एंड एक कांस्टेंट अटैच होता है C1। यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट अटैच कर लिया है। अब ये आ गया है हमारा, एक हमें इक्वेशन मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन कोई भी हो आपको यही स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं बता रही हूँ, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 पर जाइए आप, इक्वेशन नंबर 5 पर, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 जो थी, हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 का इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, बट आप अभी ध्यान रखिए। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस ए बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है बिकॉज इंटीग्रेशन से बाहर डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई माइनस ए कांस्टेंट डी एक्स का एक्स इक्वल्स टू एक कांस्टेंट अटैच होगा C2। सो यहाँ से हमको दो कांस्टेंट मिल रहे हैं।
यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, 2 कांस्टेंट। इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 5 का इंटीग्रेशन करा, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट मिल गया था, एक और चाहिए था। तो कौन सी इक्वेशन से करती मैं, इक्वेशन नंबर 5 से कर लिया। आप इक्वेशन नंबर 4 का भी इंटीग्रेशन करेंगे तभी भी आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा। अब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जब 2 कांस्टेंट मिल जाते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। देखिए कैसे, एक कांस्टेंट को लिख देते हैं एज इट इज PAQ, मतलब कांस्टेंट 1 की वैल्यू कितनी है, PAQ, एंड दूसरे कांस्टेंट को फंक्शन में बनाकर लिख देते हैं। दूसरा कांस्टेंट है y माइनस AX। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका मतलब करने का मेथड है कि एक कांस्टेंट को एज इट इज एंड दूसरे कांस्टेंट को फंक्शन में लिख देते हैं। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। सो इक्वेशन, अब हम इसको लेट कर लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 6 का भी आगे यूज़ होगा। अब क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में dy के प्लेस पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में dy के प्लेस पर ADX रखा था, ADX रखा था। लेकिन dy की वैल्यू ADX तो है इस इक्वेशन से, लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से dy की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, माइनस ADX। तो यानी कि dy की वैल्यू पॉजिटिव ADX भी हो सकती है एंड नेगेटिव ADX भी हो सकती है। बट अभी हमने यूज़ किसका करा था, केवल और केवल पॉजिटिव ADX का। सो अब हम माइनस के ADX का यूज़ करेंगे। सो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर सेकंड में अगेन dy के प्लेस पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, बट अब की बार हम नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वहाँ से भी हमें जैसे इक्वेशन नंबर 6 मिल रही है, ऐसी हमें एक इक्वेशन और मिलेगी जिसको हम 7 बोलेंगे। सो नेक्स्ट पेज पर देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हम लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो थी dp dy माइनस A² dq dx इक्वल्स टू 0। अब dy के प्लेस पर हमको क्या रखना है, नेगेटिव dp माइनस के ADX, नेगेटिव ADX रखना है, माइनस A² dq dx एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों टर्म्स में से माइनस के ADX कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा dp प्लस ADQ इक्वल्स टू 0। सो मैंने बताया था कि dp प्लस ADQ को हम क्या ले सकते हैं, इक्वल्स टू 0, माइनस के ADX नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। यहाँ से मिला, सो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो मैं अगेन लिख देती हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dp प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a को बाहर निकाल दिया कॉन्स्टेंट टर्म होने की वजह से इंटीग्रेशन से, एंड dq इक्वल्स टू 0, dp का p and a as it is and integration of dq is q is equal to c1। ये दूसरी कंडीशन के लिए है जब नेगेटिव हो रहा है dy। यहाँ पर आप लिख भी लें dy इक्वल्स टू माइनस के ADX, तब हमने ये लगाया है। सो यहाँ पर c1 हो गया। अब हमने ये तो आ गया। अब हमने अभी इक्वेशन नंबर, यहाँ पर पीछे आप देखिए, इक्वेशन नंबर 5 का इंटीग्रेशन करा था, तो सिमिलरली हम भी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 का ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, सो इक्वेशन नंबर 5 थी dy प्लस ADX। ठीक है, सो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सो dy प्लस a कॉन्स्टेंट की वजह से बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू 0। सो y प्लस ax इक्वल्स टू के c2। सो एक कांस्टेंट हमें यहाँ से मिला। सो इसको कैसे लिखते हैं, एक कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हैं एंड सेकंड कांस्टेंट को हम फंक्शन बनाकर लिख देते हैं y प्लस के ax। सो ये आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 मिली। ये काफ़ी मेहनत का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से हो जाता है। सो आपको इक्वेशन नंबर 7 मिली है और एक इक्वेशन नंबर 6 मिली थी यहाँ लास्ट में सबसे। सो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 6 और 7 को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। अच्छा, मैंने इन दोनों को क्यों ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने से 6 और 7 को ऐड करने से मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को जब आप ऐड करेंगे वहाँ से आपको मिलेगा 2p, बिकॉज p यहाँ पर है एंड देन यहाँ पर p प्लस p 2p एंड माइनस के AQ प्लस के AQ कैंसिल हो जाएंगे। एंड ये वाले दोनों टर्म्स इधर ऐसी F1 इक्वल्स टू के F1 y माइनस AX प्लस F2
वाई प्लस ए एक्स। देखिए प्लस तो आप कर सकते हैं ईजिली, दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस कराया। सो यहाँ से मुझे p प्लस पी 2p हो जाएगा एंड प्लस के ए क्यू एंड माइनस के ए क्यू इक्वेशन नंबर 6 में है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आर एच एस वाले टर्म्स को दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया है। सो यहाँ से मुझे p की वैल्यू मिलेगी 1/2, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा एंड ये दोनों फंक्शन एज इट इज f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ से मिल गई है p की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। यहाँ पर हमने बोला था ना p की वैल्यू फाइंड करेंगे हम सॉल्विंग इंटरमीडिएट इंटीग्रल फॉर p एंड q। सो मैं p और q की वैल्यू निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं अगर इक्वेशन नंबर 6 और 7 को माइनस करती हूँ तो वहाँ से मुझे q की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। 6 और 7 को माइनस करूँगी जब, तो प्लस का p एंड देन माइनस का p, खत्म, कैंसिल, प्लस माइनस का ए क्यू एंड माइनस का ए क्यू। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से आपको यहाँ पर 2aq मिल जाएगा। अगर आप इसमें से उसको माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 में से 6 को माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 में से 6 को माइनस करने पे p कैंसिल एंड ए क्यू माइनस माइनस प्लस प्लस ए क्यू, तो 2aq हो जाएगा। और ये वाले दोनों फंक्शन में माइनस करके लिख दे रही हूँ। f2 7 में से 6 को माइनस करा, इसलिए पहले हम f2 लिखेंगे अब की बार, y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स। ठीक है, अभी हम q की वैल्यू निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, q की वैल्यू जब निकालें, सो q इज 2a, इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सो 1/2a ब्रैकेट में f2 y प्लस ए एक्स एंड माइनस f1 y माइनस ए एक्स। ठीक है, इस तरह से हम q की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद देखिए लास्ट स्टेप में लिखा था सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। यानी कि p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है। वो इक्वेशन क्या है, dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। सो ईजिली हम यहाँ पर सबसे पहले वो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, ये इक्वेशन है। सो dz एज इट इज, p के प्लेस पे p की वैल्यू पुट करें एंड q के प्लेस पे q की वैल्यू पुट करें। तो p के प्लेस पे जब हम पुट करेंगे 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स मैंने पुट कर दी एंड साथ में है dx प्लस q के प्लेस पे q की वैल्यू 1/2a f2 y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स, ये मैंने पुट कर दी, dy मैंने पुट कर दी। अब देखिए ध्यान से, dz इज इक्वल टू, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखने की है। अब आपको ना थोड़ा सा कॉमन लेना है। सो देखिए f2 y प्लस ए एक्स डी एक्स 1/2 f2 y प्लस ए एक्स डी वाई, कुछ दिख रहा है? यानी कि इन दोनों टर्म्स में से f2 y प्लस ए एक्स दोनों में कॉमन है और 1/2 है तो 1/2a और साथ में f2 y प्लस ए एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन। अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे dx बचेगा और यहाँ पे प्लस के यहाँ पर dy बचेगा। बट यहाँ पर a नहीं था, और मैंने यहाँ पर a कॉमन लिया है तो मुझे dx की a से मल्टीप्लाई करनी होगी, a dx प्लस यहाँ पर क्या कॉमन बच रहा है, dy। ठीक है, ये वाला स्टेप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। माइनस, अब इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, f1 y माइनस ए एक्स एंड यहाँ पर भी है f1 y माइनस ए एक्स। तो माइनस के 1/2a f1 y माइनस ए एक्स एंड dy, और देखिए अगेन x dx के पास a नहीं है तो मैं a से इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस के a dx। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी क्यों किया है, मैंने ये इसलिए किया है, इससे बहुत ईजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा था उसके बाद एंड देन इंटीग्रेटेड फॉर द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन के लिए आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ही मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेके और सिंप्लीफाई किया है। सो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो लिख देती हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, देखिए dz का इंटीग्रेशन करूँगी z एंड देन जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी,
सो क्या होगा, जब मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करती हूँ तो हमें जो इंटीग्रेशन में मिलेगा, एक नया फंक्शन कंसिडर कर लिया है इन्होंने। 1/2a तो कांस्टेंट है, 1/2a कांस्टेंट f2y प्लस a dx y प्लस dy का इंटीग्रेशन करने पर हमने एक नया फंक्शन मान लिया, ये phi2 में कन्वर्ट हो गया, phi2 y प्लस ax माइनस सिमिलरली हमने इसका लिख दिया 1/2a एज इट इज एंड इसका इंटीग्रेशन करने पे phi1 y माइनस ax। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दिया, वैसे ही यहाँ तक आपका आंसर आ गया, ये आंसर आपका आ चुका है, सही है। बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 1/2a phi2 इस पूरी कांस्टेंट टर्म के साथ इस पूरे को हमने नया फंक्शन मान लिया f2, कैपिटल f2 y प्लस ax माइनस ये पूरे कांस्टेंट टर्म के साथ एक नया फंक्शन मान लिया f1 y माइनस ax। सो ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन मोंगेस मेथड का। सो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और लॉन्ग में आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक ही मेथड पे होते हैं सारे, इसका वर्किंग रूल भी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।